कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फ्यो चल रहा है, यानी सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और हमने क्या किया था, इससे पहले वाले भाग में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैंने थोड़ा बहुत हल्की फुल्की जानकारी दी थी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो होते क्या है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, आपके पास एल्गी है, फंजाई है, ये आपके क्या है, सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना। इनमें आपका मैंने वायरस के बारे में आपको बताया था। वायरस इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है ना, इनके जैसा नहीं होता, हल्का सा डिफरेंट क्या है, लेकिन उसको भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। माइक्रोब्स नहीं कहते उसको, है ना। ये चीज, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। और क्या बताया था मैंने आपको इन चीजों के बारे में बताया था, साथ ही साथ बताया था कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे शत्रु भी होते हैं और मित्र भी होते हैं। मित्र पूर्ण व्यवहार कैसे करते हैं, शत्रु की तरह किस तरीके से व्यवहार करते हैं, ये हमने जाना था, है ना। जैसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मित्र पूर्ण व्यवहार इनका कैसे होता है, किस जैसे इनका मित्रपूर्ण व्यवहार होता है। तो मित्रपूर्ण व्यवहार में हमने देखा था कि जैसे कि कुछ आपके ऑर्गेनिजम्स है, कुछ आपके जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, है ना। जैसे हमने बोला था कि मिल्क में एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो बहुत तेजी से क्या होता है, रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस करने से वो क्या हो जाता है, उसको दही में कन्वर्ट कर देता है ना, लैक्टोबैसिलस, है ना। फिर हमने देखा था कि इस तरीके के हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा था। हमने कहा था कि ये कुछ बैक्टीरिया दवाई बनाने में यूज होते हैं, मेडिसिन बनाने में यूज होते हैं, है ना। आपके जो ब्रेड है, जो बटर है, ब्रेड हो गया आपका, केक इंडस्ट्रीज है, वहां पे भी क्या होता है, ये यूज होते हैं। केक इंडस्ट्री में, बटर इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री में ये यूज होते हैं केक बनाने में, है ना। हमने एक ईस्ट पाउडर के हेल्प से एक एक्टिविटी की थी, और उस एक्टिविटी में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो आपका आटा है उसको हमने क्या किया, उसको हमने थोड़ा सा उसका जो शेप है, उसका शेप को हमने क्या किया, थोड़ा सा राइस किया, है ना। तो राइस कैसे किया, जब हमने इस पे ईस्ट पाउडर हमने डाला तो हमने देखा कि एयर बबल्स उसमें निकले, और वो जो एयर बबल्स होते हैं वो उनके बीच का जो स्पेस है उसको फिल कर देते हैं, ऑक्यूपाई कर देते हैं, जिस वजह से जो आटा होता है, वो मैदा होता है, वो गूंदा हुआ लगता है, फूला हुआ लगता है ना। जो हमें बिस्किट्स हो गए या बेकरी के जो भी प्रोडक्ट्स है उनको बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो इनके बारे में हमने समझा। तो ये इसी सीरीज में हम चल रहे हैं और बैक्टीरिया के बारे में समझ रहे हैं, जितने भी ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके बारे में समझ रहे हैं कि कैसे जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारे लिए क्या होते हैं, क्या करते हैं, मित्रपूर्ण व्यवहार करते हैं, है ना। मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, हमारे मित्र का तरह साथ निभाते हैं, है ना। इसी टर्म में आज हमने और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, और क्या क्या यूज है उनका, कि मेडिसिन में किस तरीके से यूज होता है। कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने मेडिसिन का क्या क्या निर्माण किया, तो उसमें मेडिसिन का जब निर्माण हुआ तो किस तरीके से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये आपके इस्तेमाल हुए, ठीक है ना। इनके बारे में हमने पढ़ना है। हमने देखना है कि सॉइल में किस तरीके से इन बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, है ना। और किस तरीके से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट को डिग्रेड करने के काम आते हैं, है ना, उनको ब्रेक करने के काम आते हैं। तो अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो तो भी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए जीना आसान नहीं होगा, और अगर हैं तो भी ये हमारे लिए क्या करते हैं, परेशानी हमारे सामने इकट्ठा करते हैं। तो इनके दोनों हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं और इसके एडवांटेजेस भी हैं, दोनों क्या है, इसके यूज है ना। तो इसी की को और जानकारी लेते हुए हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। हमारा सबसे पहले है बच्चों आज सबसे पहला हमारा क्या है, एक क्रियाकलाप है। सबसे पहले हमारे पास एक क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप को हमें करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। इस क्रियाकलाप को हमें करना है। तो क्रियाकलाप कैसे करेंगे, आपके सामने क्रियाकलाप है, आप देख पा रहे हैं कि 500 ml का बीकर लेके 3/4 भाग तक जल भरिए,
है ना। एक आप 500 ml का बीकर ले लीजिए और उसमें क्या कीजिए 3/4 आप जल भर दीजिए, है ना। उसमें 3/4 आप क्या कर दीजिए वाटर भर दीजिए, ठीक है ना। ये हम कर क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, कमर्शियल यूज पढ़ रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं आज, कमर्शियल यूज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। commercial use of microorganism, commercial use of microorganism, ठीक है ना, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें की सबसे पहले एक्टिविटी हमारी क्या है, हमने क्या किया 500 ml का बीकर लिया, उसमें 3/4 भाग हमने उसमें जल भर दिया, है ना। इस तरीके से अगर मैं क्या करूं, ये अगर मेरे पास 500 ml का बीकर है, इसमें मैंने इतना 3/4 मैंने क्या भर दिया, 3/4 इसमें मैंने जल भर दिया, है ना। इसमें मैंने 3/4 क्या भर दिया, जल इसमें डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें चीनी डाली, क्या करा इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने क्या करा इसमें चीनी डाली, 2 से 3 चम्मच इसमें चीनी डाल दो आप, है ना। 2 से 3 चम्मच क्या कर दो, चीनी डाल दो। तो और उसके बाद आप इसमें 1.5 चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए, क्या कीजिए 1.5 चम्मच ईस्ट पाउडर, ईस्ट पाउडर आपको बताया था कल क्या होता है, वो डाल दिए। अब इसमें क्या करना है, 4 से 5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर इसको ढक कर रख दीजिए, है ना। क्या करिए, इसको कहाँ पे रखना है आपको, इसको कवर कर देना है और किसी वार्म प्लेस में, है ना, वार्म जो हॉट एंड वार्म प्लेस होता है वहां पे रखना है 4 से 5 घंटों के लिए। उसके बाद उसको हटा के आपको इसको स्मेल करना है, क्या करना है, स्मेल करना है। ये जो स्मेल होगी आपको, ये जो स्मेल होगी, दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल। ये किसकी स्मेल होती है बच्चों, एल्कोहल की स्मेल होती है ना। एल्कोहल, एल्कोहल की कैसे स्मेल होती है कि यहाँ पे जो शुगर है आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है ईस्ट की मदद से, है ना। ये जो शुगर है बच्चों, ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो शुगर है ये क्या होता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है, एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। किसकी मदद से, ईस्ट की मदद से। किसकी मदद से बच्चों, ईस्ट की मदद से क्या होता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। क्या कहा जाता है इसको फर्मेंटेशन कहा जाता है, ठीक है ना। शुगर का एल्कोहल में कन्वर्ट होना, विद द हेल्प ऑफ ईस्ट के मदद से शुगर को कन्वर्ट करना एल्कोहल में, ये क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, फर्मेंटेशन ये कहलाता है। तो फर्मेंटेशन कैसे होता है, इस तरीके से होता है। आपने क्या किया था कि आपने वाटर लिया, उसमें थोड़ा सा शुगर डाला और शुगर डालने के बाद उसमें ईस्ट पाउडर डाला, और ईस्ट पाउडर डाला तो ईस्ट पाउडर क्या करेगा, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये फर्मेंटेशन है। तो ये कमर्शियल यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कि भाई किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कमर्शियल यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है बच्चों, एक साइंटिस्ट थे लुई पास्चर, है ना। लुईस पास्चर ने कीमण की खोज 1857 में की थी, है ना। लुईस पास्चर थे, इन्होंने फर्मेंटेशन डिस्कवर किया था कब, 1857 में, है ना। 1857 में फर्मेंटेशन को जो डिस्कवरी है उसका खोज किसको जाता है, लुईस पास्चर को जाता है, ठीक है ना। फर्मेंटेशन की जो खोज का, फर्मेंटेशन की जो डिस्कवरी है, फर्मेंटेशन की डिस्कवरी वो किसको जाती है बच्चों, वो लुईस पास्चर को जाती है ना। लुई पास्चर को फर्मेंटेशन की खोज की डिस्कवरी, मतलब डिस्कवरी इन्होंने की थी। अब चलते हैं बच्चों आगे, आपका मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका मेडिकल यूज क्या है।
है ना, मेडिसिन में किस तरीके से ये यूज होती है। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का किस तरीके से मेडिसिनल यूज होता है, ठीक है ना, किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मेडिसिन में यूज होती है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये मेडिसिन है ना, मेडिसिन का एग्जांपल है। तो जब भी आप बीमार हो जाते हैं, है ना, जब भी आप क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या देता है, कुछ एंटीबायोटिक देता है ना। जब भी हम क्या होते हैं, जब भी हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, फॉल इल हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर हमें क्या देता है, डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देता है, एंटीबायोटिक देता है। क्या देता है डॉक्टर, हमें एंटीबायोटिक देता है ना। एंटीबायोटिक टैबलेट हमें डॉक्टर देता है, एंटीबायोटिक टैबलेट देगा, और कैप्सूल्स देता है, या फिर हमको इंजेक्शन देता है, ठीक है ना। जैसे कि आपका एंटीबायोटिक क्या हो गया, पेनिसिलिन हो गया। एक जो मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक है वो आपकी क्या है, पेनिसिलिन है। क्या बच्चों, पेनिसिलिन। मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक क्या है, पेनिसिलिन है। क्या है, पेनिसिलिन। तो जो सोर्स होते हैं इन मेडिसिन का वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इन जो मेडिसिन का सोर्स है, ये जो एंटीबायोटिक का जो सोर्स है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन जो एंटीबायोटिक मेडिसिन का सोर्स है वो कौन होते हैं बच्चों, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनका क्या होते हैं, सोर्स होते हैं, ठीक है ना। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बच्चों, इन मेडिसिन का सोर्स होते हैं। यानी ये मेडिसिन बनती कैसे, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से बनती है। ये मेडिसिन क्या करती है, किल करती है या फिर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो मेडिसिन क्या करती है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देती है या उनके ग्रोथ को रोक देती है, जो हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। कुछ ऐसे मैंने बात की ना, हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। तो जो वाले ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शत्रु हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को इफेक्ट करते हैं। तो उनको खत्म करने के लिए हम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, इसी तरीके से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करने के लिए हम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये क्या कर देते हैं, दे किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो ऐसे मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, ऐसे मेडिसिन को हम क्या कहते हैं बच्चों, एंटीबायोटिक कहते हैं। ऐसे मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं, है ना। एंटीबायोटिक किसे कह रहे हैं हम, एंटीबायोटिक किसको कह रहे हैं, ऐसे मेडिसिन को कह रहे हैं जो क्या करती हैं हमें, जो हमें बीमारी से बचाती है। कैसे बचाती है बीमारी से, ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को मार देती है, उनको खत्म करके इस तरीके से ये करती है। तो आजकल These days, the number of antibiotics being produced from bacteria और fungi, है ना। आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक आपकी बैक्टीरिया और फंजाई से भी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही हैं। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइलिन हो गया, है ना, एथेरोसोमाइसिन हो गया। ये कुछ क्या बच्चों एग्जांपल हैं कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स का, जो कि फंजाई और बैक्टीरिया से बन रही है ना। जो कि मैं एग्जांपल अभी बताए, ये कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स हैं जो आजकल फंजाई और बैक्टीरिया से बनती है ना, बैक्टीरिया से बनती है। तो एंटीबायोटिक्स आपकी मैन्युफैक्चर्ड होती हैं बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस, है ना। तो ऐसे एंटीबायोटिक आपकी कुछ स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से इनको बनाया जाता है, और ये क्या करती है, बहुत सारे डिजीज को क्योर करती है। तो होता क्या है कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। इन्होंने क्या किया था, ये काम कर रहे थे वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जीवाणु रोगों से बचाव हेतु ये क्या कर रहे थे, एक प्रयोग कर रहे थे। तो अचानक क्या देखा इन्होंने, अचानक इन्होंने क्या किया, अचानक इन्होंने एक चीज देखी, जिसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने सडनली देखा कि कुछ आपके जो स्पोर्स हैं,
कुछ आपके क्या है, आपके कुछ छोटे स्पोर्स हैं वो इन्होंने नोटिस करे, है ना। उन्होंने कुछ फफूंद जीवाणु की वृद्धि को देखा, ठीक है ना। छोटे छोटे जीवाणु की वृद्धि को इन्होंने देखा। स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ दी हिज कल्चर प्लेट्स देखा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ये जो प्रेजेंस है इन मोल्ड का प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या कर रहे हैं, जीवाणु की वृद्धि को रोक रहे हैं। ये जो फफूंद है, फफूंद क्या कर रहे हैं, जीवाणु की वृद्धि को क्या करते हैं, रोक रहे हैं। तो ये तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि बहुत सारे जो बैक्टीरियाज थे, ये बैक्टीरिया किसके द्वारा मरे, उन ये काफी जो जीवाणु थे फफूंद मोल्ड के कारण उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया था, इन मोल्ड की मदद से इन्होंने पेनिसिलिन बनाई, है ना। तो जो सबसे पहले एंटीबायोटिक थी वो किसने डिस्कवर की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1929 में। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज की थी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था बच्चों, पेनिसिलिन की क्या की थी, खोज की थी, ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया था इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। कब की थी इन्होंने, 1929 में, है ना, 1929 में। किसकी मदद से, फफूंद की मदद से की थी इन्होंने, ठीक है ना। ग्रीन मोल्ड होते हैं उनकी मदद से की थी। तो एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. तो जो एंटीबायोटिक्स हैं आपकी, ये जानवरों में इन्फेक्शंस हो गया, जैसे कि आपकी पोल्ट्री, जो आपके फार्म, जो आपके जहाँ पे जानवर रहते हैं उनको भी ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल करती है बहुत सारे प्लांट डिजीज को भी, है ना। ये एनिमल डिजीज को भी क्या करती है, ये जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स एनिमल डिजीज को भी रोकती हैं, एनिमल डिजीज को भी रोकती हैं, और ये आपकी प्लांट डिजीज को भी रोकती है, ठीक है ना। ये प्लांट डिजीज को भी क्या करती हैं, रोकती है। कौन रोकती है बच्चों, कौन रोकती है एनिमल डिजीज और प्लांट डिजीज को, एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स प्लांट डिजीज और एनिमल डिजीज को दोनों को क्या करती है, खत्म करती है। दोनों को क्या करती है, ये खत्म करती है। कौन, एंटीबायोटिक्स, प्लांट डिजीज को भी और एनिमल डिजीज को भी क्या करती है, ये खत्म करती है। तो ये आपने समझा एंटीबायोटिक के मेरे ख्याल से बारे में, ठीक है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इम्पॉर्टेंट है टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, है ना। एंटीबायोटिक्स आपको ऐसे नहीं लेनी चाहिए। जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं, ये आपको किसी डॉक्टर की सलाह पे ही लेनी चाहिए। डॉक्टर को कंसल्ट करके ही आपको लेनी चाहिए, है ना। डॉक्टर की सलाह पे आपको, डॉक्टर को कंसल्ट करके लेनी चाहिए, उसकी एडवाइस पे लेनी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। जो डॉक्टर ने आपको कोर्स बताया है उसको भी आपको ये सपोज जैसे कि आपको वायरल फीवर हो गया, अगर उसने बोला कि 5 दिन तक आपको ये दवाई खानी है तो आपको खानी चाहिए, है ना, ये आपको खानी चाहिए। तो इफ यू टेक antibiotic when not needed or in wrong dose, it may make the drug less effective even you might need in future, है ना। अगर आपको एंटीबायोटिक जरूरत नहीं है, आपकी तबीयत भी खराब नहीं है और आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जब आपकी असली में तबीयत खराब होगी तो वो उस टाइम क्या होगी, कम इफेक्टिव होगी, है ना। जिस रेट से उसने इफेक्ट करना चाहिए हमारी बॉडी को, उस रेट से इफेक्ट नहीं करते, है ना। तो आपको जब जरूरत हो एंटीबायोटिक की तो ही आपको लेना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं ना कि जैसे हम कहानी बोलते हैं कि शेर आया, नकली में हमने बोला, लेकिन उस टाइम तो शेर आता नहीं, लेकिन जब असली में शेर आता है तो क्या होते हैं, गांव वाले बचाने नहीं आते। तो यही एंटीबायोटिक के साथ भी है कि जब आपको जरूरत नहीं है, आपको नीड नहीं है और उस टाइम आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं,
और जब आपको एक्चुअल में नीड है उस टाइम अगर एंटीबायोटिक लोगे तो लेस इफिशिएंट होगी, वो प्रॉपरली उस तरीके से काम नहीं करेगी जिस तरीके से काम करना चाहिए था, ठीक है ना। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर आप इसको अननेसेसरी देते हैं, जब जरूरत नहीं है तो ले रहे हैं, तो हमारे बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, जिन बैक्टीरिया जो हमें मदद करते हैं बहुत सारी लाइफ प्रोसेस करने में, उनको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीस आर कॉज्ड बाय वायरसेस। और एंटीबायोटिक आपकी कोल्ड और फ्लू के टाइम इफेक्टिव नहीं होती। एंटीबायोटिक आपकी कोल्ड और फ्लू के टाइम ये इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि कोल्ड और फ्लू किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है ना। तो उस टाइम ये इफेक्टिव नहीं है। एंटीबायोटिक कोल्ड और फ्लू के टाइम क्या है बच्चों, इफेक्टिव नहीं है। कोल्ड और फ्लू के टाइम ये इफेक्टिव नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोल्ड और फ्लू किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। कोल्ड और फ्लू किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। तो कोल्ड और फ्लू के टाइम ये इफेक्टिव हमको नहीं होती, कोल्ड और फ्लू के टाइम ये इफेक्टिव नहीं होती। तो ये सारा का सारा क्या था, आपका एंटीबायोटिक का रोल था कि किस तरीके से एंटीबायोटिक है ये हमें कब लेनी चाहिए, किसकी सलाह पे लेनी चाहिए, अननेसेसरी नहीं लेनी चाहिए, है ना। किसने एंटीबायोटिक का सबसे पहले निर्माण किया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने सारी जानकारी इसमें आपने ली, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बच्चों आपके पास वायरस के बारे में, ठीक है ना। आगे है वायरस के बारे में। वायरस है ना, कि वाई आर चिल्ड्रन, या बच्चे को हम वैक्सीनेशन क्यों देते हैं। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं, है ना, छोटे बच्चों को टीका लगता है ना, कुछ सालों तक उनको टीका लगा जाता है। तो सब उनको टीका क्यों लगा जाता है, तो कोई भी डिजीज कॉसिंग माइक्रोब्स होता है एंटर आवर बॉडी, है ना। कोई भी डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोब्स है, कोई भी डिजीज जो हमको क्या कर सकता है, बीमारी पहुंचा सकता है, हमें बीमार कर सकता है, ठीक है ना। तो बॉडी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी टू फाइट द इन्वेडर, है ना। कोई सपोज हमारी बॉडी में कोई बाहर से कोई चीज आई जो बीमार, जो क्या करे, बीमारी लेके आई, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी क्या करती है, डिस्कवर करती है ताकि उससे लड़ सके। जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस में क्या था बच्चों, आजकल वैक्सीन लगाई जा रही है। तो वैक्सीन लगाने का क्या मतलब है कि वैक्सीन क्या करती है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज क्या करती है, डेवलप करती है। अगर सपोज करके हमारी बॉडी में कोरोना वायरस एंटर कर जाता है, तो वो जो हम वैक्सीन लगने से हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज डिस्कवर हुई थी, वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, उससे फाइट करेंगी और फाइट करके उसको खत्म कर सकती है, जिससे कि हमें कोरोना वायरस ना हो, है ना। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जब भी कोई चीज बाहर से हमारे घर में आती है। जैसे आप देखते हैं ना कि आपके घर में कोई चोर या डाकू आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको भगाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, है ना। तो हम क्या हो गए, उस टाइम एंटीबॉडी होगी, हम क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी का काम कर रहे हैं। और वो चोर और डाकू क्या हो गया, वो वायरस हो गया, वो क्या करता है, उसको खत्म करता है ना। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी भी क्या करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है ना। दो बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर अगेन। और अगर वो वापिस आता है तो उसको पता है कि किस तरीके से एंटीबॉडी को लड़ना है। अगर if dead or weakened microbes are introduced into a healthy body fights and kill the invading bacteria by producing suitable antibody। अगर कोई डेड या बहुत ही कमजोर माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर घुस जाता है, तो बॉडी क्या करती है, उसको मार देती है, खत्म कर देती है कुछ सुटेबल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके। तो एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी और वो हमको प्रोटेक्ट करती है डिजीज कॉसिंग माइक्रोब से हमेशा के लिए। तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में क्या रहती है, मतलब नॉर्मली नेचुरली हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज रहती है और हमको टाइम टू टाइम बचाती रहती है ना। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क। इसी तरीके से वैक्सीन भी वर्क करती है, जैसे मैंने आपको कोरोना वायरस का भी एग्जांपल दिया। इसी तरीके से सेवरल डिजीजेस हैं, जैसे कि कोलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन, है ना। ये जो मैंने आपको अभी चीजें बताई, कौन कौन सी, आपके पास कोलेरा हो गया, जैसे
है ना। आपके पास कोलेरा है, और आपके पास क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, ठीक है ना, टीबी है आपके पास, स्मॉल पॉक्स है, ठीक है ना, स्मॉल पॉक्स है आपके पास, हेपेटाइटिस है ना। आपने सुना होगा हेपेटाइटिस का इंजेक्शन, स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन, है ना, बहुत लगता है। तो ये सारे के सारे जो डिजीज हैं, है ना, सारे की सारी ये जो डिजीज मैंने आपको बताई, कोलेरा, टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीनेशन द्वारा। इनको कैसे प्रिवेंट किया जाता है बच्चों, वैक्सीनेशन के द्वारा, है ना। इसीलिए हमें क्या करता है, टाइम टू टाइम क्या होती है, वैक्सीनेशन लगती है। जैसे कि आप जब छोटे रहेंगे, स्मॉल चाइल्ड रहे होंगे, जब आप स्मॉल चाइल्ड रहे होंगे, जब आप क्या रहे होंगे, स्मॉल चाइल्ड रहे होंगे, तो आपको पोलियो का पोलियो के इंजेक्शन भी लगे, है ना। पोलियो की, सॉरी, इंजेक्शन नहीं, पोलियो की ड्रॉप हमने पी थी। हमने क्या की थी, हमने पोलियो की ड्रॉप भी हमने ली, पोलियो की ड्रॉप पी, है ना। इसी तरीके से आपको हेपेटाइटिस का इंजेक्शन, स्मॉल पॉक्स के इंजेक्शन, टीबी के इंजेक्शन अगर कभी हुआ हो तो ये भी आपको लगा है ना। तो इसी तरीके से ये होता है ना। तो एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की थी सन 1798 में, 1798 में एडवर्ड जेनर थे। कौन थे बच्चों, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने चेचक, चेचक क्या हो गया बच्चों, स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की थी। कब की थी, 1798 में। इनको क्या होता है, इन टीके का खोज का श्रेय जाता है, ठीक है ना। तो आपने चाइल्डहुड में आपने देखा होगा कि आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं आपको सेवरल डिजीज से बचाने के लिए, है ना। और ये इसेंशियल है कि बच्चों को इन डिजीज से बचाना, इन डिजीज से बच्चों को क्या करना, बचाना, है ना। काफी क्या है, इसेंशियल है। तो नेसेसरी वैक्सीन अवेलेबल होती है हमारे नियर बाय हॉस्पिटल्स में, है ना। आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा टीवी में, न्यूज़पेपर में, है ना, रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं, ठीक है ना। पोलियो की ड्रॉप अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम, पोलियो ड्रॉप आपको चिल्ड्रन को दी जाती है, आर एक्चुअली वैक्सीन है। जो पोलियो ड्रॉप बच्चों को दी जाती है वो एक्चुअल में क्या है, वैक्सीन है। तो वर्ल्ड वाइड कंपेन, आपका कंपेन चलता है अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, फाइनली लेड टू इट्स इरेडिक्शन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। जो स्मॉल पॉक्स है, तो पूरे विश्व से कुछ हिस्से में स्मॉल पॉक्स को हटाने में हम लोग कामयाब हो गए हैं, है ना। तो these days vaccines are made on a large scale from microorganism to protect humans and other animals from several diseases। तो आजकल ये जो वैक्सीन्स है आपकी बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि ये ह्यूमंस और अदर एनिमल्स को सेवरल डिजीजेस से क्या कर सके, बचा सके। जैसे कि आजकल देख रहे होंगे आप, कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन कितने फास्ट रेट पे डेवलप हो रही है। अभी 18 प्लस लोगों को लग चुकी है। अब अगर आगे बच्चों थर्ड वेव के लिए बच्चों को भी ये लग सकती है, तो उसके लिए डेवलप की जा रही है वैक्सीन, ताकि क्या करें, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके, और इन केस हमारी बॉडी में अगर वायरस इंजेक्ट हो जाए, कोरोना वायरस चले जाए, तो उससे वो क्या कर सके, लड़ सके, है ना। तो इसलिए वैक्सीन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हमारी पार्ट ऑफ लाइफ के लिए वैक्सीनेशन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो बनता है किससे, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, जो अभी हमारे हमारे फ्रेंड की तरह क्या कर रहे हैं बच्चों, बिहेव करते हैं, ठीक है ना। फिर आता बच्चों इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, है ना। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, increasing soil fertility, increasing soil, ठीक है ना, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं, कौन, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं, है ना। तो आप देख पा रहे हैं जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, है ना, ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना। क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया आपके एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर में काफी अमाउंट में नाइट्रोजन है गैसेस फॉर्म में, और प्लांट को वो नाइट्रोजन चाहिए क्योंकि उसको प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है ना। प्लांट को नाइट्रोजन क्यों चाहिए बच्चों, क्योंकि इसको क्या करना है, प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत ही आवश्यक है। अब सॉइल में नाइट्रोजन जो होता है उसको प्लांट लेते लेते हैं धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। तो उसके बाद क्या होता है कि उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए प्लांट की रूट्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, गैसेस फॉर्म में जो अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको क्या करते हैं, वो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं सॉल्युबल फॉर्म में क्या करते हैं बच्चों, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि हम क्या कर सके, नाइट्रोजन की फर्टिलिटी को बढ़ा सके अपनी सॉइल में। और ये जो माइक्रोब्स है कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बायोलॉजिकल क्या कहते हैं इनको बच्चों, इन्हें हम बायोलॉजिकल, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन, इन्हें कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें कॉमनली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है, जो हमारे ऐसे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इतना सभी को समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब है बच्चों अगला कि क्लीनिंग द एनवायरमेंट कि एनवायरमेंट को कैसे क्लीन किया जाए। क्लीनिंग द एनवायरमेंट, ठीक है बच्चों, क्लीनिंग द एनवायरमेंट, एक एक्टिविटी है। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए, इन्हें ए और बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। ठीक है ना। उन्हें एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद उनका आपको प्रेक्षण करना है, उनको ऑब्जर्व करना है। तो आप देखोगे आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा। आपको क्या डिफरेंस मिलेगा कि आप पाओगे जो वेस्ट था पॉट ए में, है ना, पॉट ए में जो वेस्ट था पौधों का कचरा, ठीक है ना, उसमें जो प्लांट वेस्ट था वो कन्वर्ट हो गया मैन्योर में बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं इस प्रोसेस में वो यूज कर लेता है प्लांट अगेन। जबकि पॉट बी में जो पॉलिथीन बैग थे, एम्प्टी ग्लासेस थे, बॉटल थे या ब्रोकन टॉय पार्ट थे, वो वैसे के वैसे रहे, उनमें कोई चेंज नहीं आया। यानी माइक्रोब्स ने उनको खत्म नहीं कर पाए, ना उनको मैन्योर में कन्वर्ट कर पाए। तो आपने देखा लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड समटाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। तो आप देखते हैं कि वो खुद ही डिसअपेयर हो जाते हैं कुछ देर बाद। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स को उनको कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो सब्सटेंस होते हैं ये अगेन यूज होते हैं बाय अदर प्लांट्स और एनिमल के द्वारा। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके यूज्ड होते हैं टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस, इसलिए ये क्या करते रहते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, है ना। लेकिन ये जरूरी है कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर पाएंगे, किनको खत्म कर पाएंगे, उन्हीं को खत्म कर पाएंगे जहां उनका बस चलता हो, है ना। ये प्लास्टिक, पॉलिथीन, कांच की बोतलें, इनमें ये एक्ट नहीं कर पाते। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें इन प्लास्टिक्स, कांच वगैरह की बोतलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक के का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने देखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और यूज देखा एज अ फ्रेंड कि किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के काम आते हैं। ठीक है ना। और सर्टेन मेडिसिन का यूज करने में काम आते हैं,
है ना। हमने देखा कि कमर्शियल यूज अल्कोहल को किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें काम आते हैं, है ना। और हमने वायरस के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से वैक्सीन का निर्माण इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनता है, जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट करती हैं, विच आर यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट दिस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो इतना हमने पढ़ा, मेरे ख्याल से सभी को इतना समझ में आया होगा। तो आज के लिए बच्चा इतना ही। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।